जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रह लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और राहु महाराज लग्न कुंडली के 7वें भाव में होंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे, आज के इस वीडियो में इस बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में मैं अलग अलग ग्रहों के अलग अलग स्थान में बैठने की और उनकी महादशा के आधार पर उनके फलों की चर्चा कर रहा हूँ और अलग अलग तरीके से आपको मैं समझा रहा हूँ। लेकिन मैं कई वर्षों से आपको ज्योतिष सिखा रहा हूं और खासतौर पर YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन हिंदी में आप कतारबद्ध तरीके से एक के बाद एक ऐसे वीडियोस देख सकते हैं जिन्हें सीखकर, जिन्हें समझकर आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। तो क्या आप बेसिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं? ठीक है, एस्ट्रोलॉजी को अपना प्रोफेशन नहीं बनाना चाहते लेकिन साइड बाय साइड ज्योतिष सीखना चाहते हैं, अपने घर वालों की कुंडलियां पढ़ना सीखना चाहते हैं, तो आपको उन वीडियोस को देखना चाहिए कतारबद्ध तरीके से। हालांकि मैं जो भी वीडियोस बनाता हूं उनको पूरा देखेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से नॉलेज मिलेगा। चलिए, आज हम बात करें सप्तम स्थान की। सप्तम स्थान कौन सा होता है भाई? ये होता है, मुझे लगता है, देखो यहाँ पर वैसे तो मैं बहुत गहराई से और बहुत ज्यादा समझा समझा करके बताने पर विश्वास रखता हूं, लेकिन यदि अभी मैं इन वीडियोस को बना रहा हूं तो इसका मतलब ये मैं समझता हूं कि मेरे पुराने वीडियोस आपने देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि ये सप्तम स्थान है, ये फोर्थ स्थान है, ये दृष्टि होती है, इसका यहाँ प्रभाव होता है, थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता है। हालांकि मैं समझाने की कोशिश करता हूं लेकिन फिर भी पुराने वीडियोस जरूर देखिएगा। चलिए, तो सप्तम स्थान ये होता है ना। सप्तम स्थान कौन सा स्थान होता है? इसको कहते हैं पति पत्नी का स्थान। खास तौर पर पार्टनरशिप, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, उसके लिए हम 7th हाउस देखते हैं। उसी के साथ साथ जो आपके दैनिक रोजगार, दैनिक रोजमर्रा के कुछ काम होते हैं उनके लिए भी 7th हाउस को देखा जाता है। वो काम जिनसे हम पैसा अर्जित नहीं करते हैं, जैसे जैसे कि आप रोज सुबह घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, है ना, सैर पर जाते हैं, लेकिन आपको इससे पैसा नहीं मिलता है। हाँ, आप किटी पार्टी करते हैं महीने में एक बार, उससे आपको पैसा नहीं मिलता। रोज शाम के समय आप सब दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं और कहीं पर जाकर के जमावड़ा लगाते हैं, बैठते हैं। ये रोज का रूटीन है ना, रोज करना ही करना है, लेकिन इससे आपको पैसा नहीं मिलता है। ठीक है ना, इन सब कामों को इस हाउस से देखा जाता है। ठीक है, ये भी आपकी कर्म है ना भाई। आपका सैर पर जाना रोज, ये भी तो कर्म है ना। आपका जिमिंग करना, हाँ, ये भी तो एक कर्म है ना। आपका भोजन करना, आपका खाना पीना, ये भी तो कर्म है ना। तो ये कर्म कहां से देखे जाएंगे? सब नौकरी और व्यवसाय ही सब कुछ हो गया क्या? तो इन कर्मों को 7th हाउस से देखा जाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, उसके बाद में राहु महाराज जहां बैठते हैं, राहु महाराज जी कहते हैं कि मैं जहां बैठा हूं वहां के तो अपने फल दूंगा, लेकिन मैं जहां बैठा हूं वहां से 5वें 7वें और 9वें भाव के फल भी दूंगा। यहां से 5वां भाव क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब लग्न कुंडली का 11वां भाव हो गया। लग्न कुंडली का पहला भाव यानी लग्न स्थान और तृतीय स्थान के भी फल राहु महाराज अपनी महादशा में देंगे यदि 7th हाउस पर बैठे हुए हैं तो। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं हमेशा ये बात बताता हूं या समझाता हूं कि मारक ग्रह के खराब फल मिलते हैं, योग कारक ग्रह के अच्छे फल मिलते हैं। उसको कुंडली के आधार पर हम समझते हैं कि इस कुंडली में ये ग्रह मारक है या इस स्थान पर ये ग्रह इस राशि में बैठा है तो मारक हो जाएगा, तो खराब या अच्छे फल देगा। लेकिन राहु किसी भी, कोई सा भी लगन की कुंडली हो, उसमें ना योग कारक कहलाते हैं ना उसमें मारक कहलाते हैं। मारक योग कारक देख ही नहीं सकते, क्योंकि मारक योग कारक हमको कैसे पता चलते हैं? वो ऐसे पता चलते हैं कि हम उनकी राशियों को देखते हैं कि भाई इनकी राशियां किस भाव की स्वामी है, इनकी राशियां किन भाव में है। तो उन भाव में जब राशि है तो उसके आधार पर हमें पता चलता है कि ये ग्रह इन भाव के स्वामी है ना। अब राहु केतु की तो कोई राशि ही नहीं है, तो जब इनकी कोई राशि नहीं है तो इनके बारे में पता कैसे चलेगा कि मारक एक कारक है? तो मारक कारक तो पता नहीं चलता है। लेकिन राहु और केतु के अपने, केतु के बाद हम बात में करेंगे, राहु के अपने जो फल हैं उनमें राहु ये कहते हैं कि भैया देखो, मैं मित्र राशि में बैठूंगा तभी अच्छे फल दूंगा। मेरी शर्त है, राहु महाराज बोल रहे हैं, मेरी शर्त है, मैं अच्छे फल कब दूंगा? जब मैं मित्र राशि में बैठूंगा। पहली बात। दूसरी बात कि ये तो है, लेकिन मित्र राशि का स्वामी कुंडली में अच्छा होना चाहिए। मित्र राशि के स्वामी को नीच का मत बैठा देना। मित्र राशि का स्वामी 6वें 8वें 12वें में ना जाकर के बैठ जाए। मित्र राशि का स्वामी कहीं अस्त ना हो जाए, 0 डिग्री ना हो जाए, है ना, फिर भैया मैं खराब फल दूंगा। लेकिन हाँ, मेरी मित्र राशि के स्वामी को आप जितना अच्छी जगह पर बैठाओगे, जितना अच्छा होगा, लग्नेश लग्न भाव में बैठ जाएगा या कहीं और अच्छी जगह पर बैठा दोगे, उच्च का बैठा दोगे और अच्छे फल देने वाला खुद हो जाएगा, तो मैं उससे भी अच्छे फल आपको दे दूंगा जितना मेरा मित्र राशि का स्वामी देगा। मतलब राहु महाराज ऐसा बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में राहु महाराज ये बोलते हैं सीधा सीधा, भैया देखो, ये तो मित्र राशि वाली बात तो हो गई, अच्छे फल वाली बात तो हो गई, बुरे फल वाली बात सुनो। मुझे यदि शत्रु राशि में बैठाया
तो मैं बुरे फल दूंगा, ये राहु महाराज कहते हैं, है ना। शत्रु राशि में मत बैठाना मेरे को, नहीं तो मेरे बुरे फल लेने के लिए फिर तैयार हो जाना। तो शत्रु और मित्र राशि होती क्या है पहले ये समझ लो। तो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, ये शत्रु राशि, ये मित्र राशि, ठीक है। तो यदि राहु महाराज 1 नंबर के साथ हैं, 1 नंबर मतलब मेष राशि, मंगल महाराज की राशि शत्रु राशि है ना, 2 नंबर के साथ है, 2 नंबर है ना वृषभ राशि, शुक्र महाराज की राशि, तो मित्र राशि। 3 नंबर मिथुन राशि, बुध महाराज की राशि मित्र राशि। 4 नंबर कर्क राशि, चंद्र महाराज की राशि शत्रु राशि। 5 नंबर सिंह महाराज मतलब सिंह राशि, सूर्य महाराज की राशि शत्रु राशि। 6 नंबर कन्या राशि, बुध महाराज की राशि मित्र राशि। 7 नंबर तुला राशि, शुक्र महाराज की राशि मित्र राशि। 8 नंबर 9 नंबर 8 नंबर वृश्चिक राशि, मंगल महाराज की राशि। 9 नंबर धनु राशि, गुरु महाराज की राशि, दोनों ही शत्रु राशि। 10 नंबर 11 नंबर 10 नंबर शनि महाराज की राशि मकर राशि, 11 नंबर शनि महाराज की राशि कुंभ राशि, दोनों ही मित्र राशि। 12 नंबर मीन राशि, गुरु महाराज की राशि शत्रु राशि। अब ये तो हो गया, इन राशियों के साथ राहु महाराज क्या क्या समझा था आपने भाई। राहु महाराज ने कहा मुझे यदि शत्रु राशि के साथ बैठा है तो मेरे बुरे फल लेने के लिए तैयार हो जाना। तो इन राशियों के साथ राहु महाराज बैठ गए तो बुरे फल राहु महाराज अपने देंगे, और इन राशियों के साथ राहु महाराज बैठ गए तो अच्छे फल दे सकते हैं। लेकिन राहु महाराज की शर्त याद है ना, मैं जिस राशि में बैठा हूं उस राशि के स्वामी ने अच्छा होना चाहिए, तो राहु महाराज अपने अच्छे फल दे सकते हैं। उसमें भी एक और बात बताता हूं कि यदि ये 2 और 3 नंबर के साथ बैठ गए, 2 मतलब वृषभ राशि, 3 नंबर मतलब मिथुन राशि, इसमें राहु महाराज उच्च राशि के माने जाते हैं। तो उच्च राशि में राहु महाराज अपने बहुत ही शानदार फल देंगे, बहुत शानदार, मतलब इन सब में तो अच्छे फल देंगे लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही अच्छे फल दे देंगे। और 8 और 9 नंबर के साथ बैठ गए, 8 नंबर मतलब वृश्चिक राशि, 9 नंबर है धनु राशि, इसमें नीच राशि के हो जाते हैं, तो इनमें तो खराब फल देंगे लेकिन इन 2 राशियों में तो कुछ ज्यादा ही खराब फल दे देंगे, ठीक है। नीच के खराब, उच्च के अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पर खराब और अच्छे फलों को समझ लिया, अब क्या खराब और क्या अच्छे हम इनको भी समझ लेते हैं। तो मान के चलते हैं कि राहु महाराज मित्र राशि में बैठे हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं समझा देता हूं, सारी चीजें तो नहीं समझाऊंगा। एक जैसे 2 नंबर लिखा हुआ है यहां पर, है ना, तो 2 नंबर यहां लिखा हुआ है 3 4 5 6 7 8 2 8 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, यहाँ 2 नंबर लिखा हुआ, तो ये ऐसे ही कुंडली बन जाएगी, है ना। अब यहाँ पर मान के चलें कि शुक्र महाराज, वैसे तो शुक्र महाराज इस कुंडली में मारक ग्रह हो जाते हैं, लेकिन फिर भी शुक्र महाराज को मित्र राशि में बैठा दिया। तो यहाँ पर राहु महाराज बोलेंगे भैया ठीक है, मैं जिसकी राशि में बैठा हूँ वृषभ राशि में, वो अच्छी जगह पर बैठे, मित्र राशि के साथ में बैठे, सुख के भाव में बैठे, हाँ ठीक है, मैं अच्छे फल दे दूंगा, मैं अच्छे फल दे दूंगा, बिल्कुल आपको अच्छे फल दे दूंगा, है ना। या फिर मतलब यहां पर अच्छे फल देंगे। अब मैं एक और आपको कंडीशन समझाता हूं। छः 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 और 5, इससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहली वाली अपना वो देखा है ना, उसमें अच्छे फल देंगे लेकिन सामान्य अच्छे फल देंगे, क्योंकि उस कुंडली में शुक्र महाराज मारक थे, भाई देखा जाए तो मारक थे, लेकिन फिर भी राहु महाराज ने बोला ठीक है मारक है लेकिन आपने अच्छा बैठा है ना, मैं अच्छे फल दूंगा। अब लेकिन यहाँ पर राहु महाराज बुध की राशि में बैठे 6 नंबर के साथ, और बुध महाराज को खुद की राशि में बैठा दिया पंच महापुरुष योग बना करके। अब बुध महाराज पंच महापुरुष योग में आकर के बैठ गए, तो खुद बुध महाराज भी कोई मारक नहीं हुए, कोई किसी प्रकार से खराब फल देने वाले नहीं, और बुध महाराज खुद ही अपने आप में बहुत अच्छे फल देने वाले ग्रह हो गए, कोई मारक नहीं। तो राहु महाराज क्या बोलेंगे, आपने मुझे मित्र राशि में बैठाया, मित्र राशि के स्वामी को अच्छा बैठा, और अच्छा नहीं बहुत ही ज्यादा अच्छा बैठा दिया, तो मैं बहुत ही ज्यादा अच्छे फल आपको दूंगा। आप समझे। तो इस प्रकार से राहु महाराज के फलों में इजाफा या कमी हो सकती है अच्छे या बुरे फलों में। हाँ, भले ही उच्च राशि के थे लेकिन शुक्र महाराज अच्छी जगह पर बैठे हुए थे, लेकिन शुक्र महाराज चूंकि उस कुंडली के लिए मारक ग्रह थे, तो राहु ने यह नहीं कहा कि मैं खराब फल दूंगा, लेकिन थोड़े कम अच्छे फल दूंगा।
दूंगा, लेकिन सामान्य अच्छे फल दूंगा। और यहां पर राहु महाराज कुछ ज्यादा ही अच्छे फल देंगे, क्योंकि जिनकी राशि में बैठे हैं बहुत अच्छी जगह पर बैठे हैं, बहुत अच्छा फल देने वाले, खुद बहुत अच्छा फल देने वाले हो गए, है ना। लेकिन इसी जगह पर राहु बैठ गए 2 नंबर के साथ, 2 3, और शुक्र महाराज आ गए यहां पर, मतलब खराब भाई, 8वें स्थान पे खराब फल देंगे शुक्र महाराज। तो राहु महाराज बोलेंगे अच्छा, तो मैं जिसकी राशि में बैठा हूं उस राशि के स्वामी को तुमने खराब बैठा दिया, अब मैं भी तुमको खराब ही फल दूंगा। आप समझे। तो इसके लिए राहु महाराज के कई सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि यहां देख लिया उच्च के हैं, वाह जी वाह, आपको तो राहु की जब भी दशा लगेगी बहुत अच्छे फल मिलेंगे, और जब राहु की दशा आती है तो व्यक्ति को खराब फल मिलते हैं, और फिर वो व्यक्ति बोलता है अरे हमारे तो राहु उच्च के थे, खराब फल कैसे मिल रहे हैं, आपने तो कहा था अच्छे फल मिलेंगे। भाई साहब ये भी तो देखो कि वो जो जिसकी राशि में बैठे वो राशि का स्वामी कहाँ बैठा है और वो कैसे फल देगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, मुझे नहीं पता, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। देखो ज्योतिष सिखाना, पहली बात तो सीखना ही बहुत मुश्किल होता है, और सिखाना कुछ ज्यादा ही मुश्किल होता है ना। हर कोई सीख भी नहीं पाता ज्योतिष को, और हर कोई सिखा भी नहीं पाता है। तो आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए, तो आप समझ गए, मित्र राशि में बैठेंगे तो अच्छे फल देंगे, लेकिन मित्र राशि का स्वामी कुंडली में जितना अच्छा होगा उस आधार पर उतने अच्छे अच्छे और अच्छे फल मिलते जाएंगे, और यदि मित्र राशि का स्वामी कुंडली में कहीं खराब हो गया तो भैया खराब ही फल मिलेंगे। ठीक है, तो अब मान के चलते हैं कि मित्र राशि में बैठा है, मित्र राशि का स्वामी कुंडली में कहीं अच्छा है, अब वो कुछ भी हो सकती है मित्र राशि, 2 3 6 7 10 11, तो क्या अच्छे फल मिलेंगे। अच्छा, एक चीज और, अच्छे फलों के पहले एक और चीज आपको समझा देता हूं। कई लोगों का कहना ये होता है कि राहु यदि सप्तम स्थान पर आकर के बैठे हैं, पति या पत्नी के भाव पर आकर के बैठे हुए हैं, तो पति या पत्नी बुरे मिलेंगे, खराब मिलेंगे, या वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा। नहीं भैया, वैवाहिक जीवन राहु महाराज के बैठने से खराब नहीं होने वाला। वैवाहिक जीवन इस बात पर, और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि इस बात पर निर्भर करता है कि आपका कुंडली मिलान कैसा हुआ है। यदि यहां पर कितने भी खराब खराब ग्रहों को मैं बैठा दूं और कुंडली मिलान आपका बहुत अच्छा हुआ रहेगा ना, वैवाहिक जीवन आपका खराब नहीं होगा। और यदि यहां मैं कितने भी अच्छे अच्छे ग्रहों को बैठा दूंगा और कुंडली मिलान आपका बहुत खराब हुआ रहेगा, तो वैवाहिक जीवन आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, तो कुंडली मिलान करना बहुत जरूरी है। हाँ, पर्सनल कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर्सनल कुंडली बहुत मायने रखती है, नौमांश कुंडली को देखा जाता है, लगन कुंडली को देखा जाता है, लेकिन ये केवल मायने रखती 20%, रिमेनिंग 80% मायने रखता है आपका पूरा कुंडली मिलान। तो कुंडली मिलान करके शादी करेंगे, चाहे कोई भी ग्रह हो, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। चलिए, तो राहु महाराज क्या फल देंगे अपने, क्या अच्छे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो राहु महाराज जो है वह व्यक्ति के लाभ को और बढ़ा देंगे। हाँ देखो, राहु जो है वो काम काज के भाव में बैठे हुए, मैंने कहा था दैनिक रोजमर्रा के भाव में बैठे हुए हैं और लाभ भाव को देखते हैं। राहु की दशा में व्यक्ति नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई में बहुत उन्नति करने वाला है, प्रतिष्ठा उसकी बहुत बढ़ने वाली है, व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा चतुर हो सकता है, बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक हो सकता है, अपनी बातों को कहां कैसा किस प्रकार से निकालना है उसे आएगा, और वो ऐसा व्यक्ति ऐसे काम कर जाएगा, ऐसे काम कर जाएगा जिससे दूसरा व्यक्ति सरप्राइज हो जाए, अच्छा इसने ये काम किया। मतलब ऐसी स्थिति बन जाती है राहु महाराज यदि अच्छे बैठे होते हैं, मित्र राशियों के साथ बैठे होते हैं। तो भाग दौड़ मेहनत व्यक्ति करने वाला होता है, लेकिन उस भाग दौड़ से बहुत लाभ पाने वाला व्यक्ति होता है। पति या पत्नी खूबसूरत मिलता है, क्योंकि राहु महाराज जो है ना, देखो राहु शुक्र ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो यदि लग्न भाव को प्रभावित करे, या पति पत्नी भाव को, या संतान भाव को प्रभावित करे, तो संतान, पति पत्नी, या वो खुद के लगन पर राहु शुक्र बैठे हुए, तो वो व्यक्ति खूबसूरत हो जाता है या हो जाती है ना। तो राहु महाराज यदि पति पत्नी के भाव पर आ गए तो पति पत्नी खूबसूरत मिलता है या मिलती है, ये बात है, ये बात सही है। और चूंकि राहु महाराज कुंडली में अच्छे हैं और कुंडली मिलान अच्छे से कर लिया, तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा निकलता है। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि वैवाहिक जीवन खराब होगा यदि राहु आ गए तो। हाँ, ये बात मैंने कई बार देखी है कि थोड़ा सा ऑड विवाह हो जाता है। ऑड का मतलब ये होता है कि कई बार पति की हाइट थोड़ी ज्यादा है, पत्नी की हाइट थोड़ी कम है, या नॉर्मली हम भारतीय समाज में जो है पत्नी कम उम्र की होती है, पति ज्यादा उम्र का होता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि पत्नी ज्यादा उम्र की हो, पति कम उम्र का हो, या कई बार इंटर रिलीजन या फिर इंटर कास्ट मैरिजेस हो जाती हैं, ये भी देखा जाता है, या फिर लव मैरिज के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं, तो ये भी होता है। लेकिन वैवाहिक जीवन खराब होगा ये नहीं कह सकते हम। यहाँ पर कुंडली मिलान को देखना पहले सबसे ज्यादा जरूरी होगा। तो
तो ये अच्छे फलों के बारे में मैंने बताया। अब बुरे फल मिलेंगे, इन राशियों के साथ बैठेंगे तो बुरे ही फल मिलने वाले हैं। तो बुरे फल क्या मिलेंगे राहु महाराज के? तो राहु महाराज सबसे पहले नंबर पर तो जो कुंडली है, कुंडली में ये बताएंगे कि भाई तुम्हारा वैवाहिक जीवन में खराब कर दूंगा। राहु महाराज कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे कि वैवाहिक जीवन में तुम्हारा खराब करूंगा, बिल्कुल कहेंगे। लेकिन यदि कुंडली मिलान अच्छे से कर लिया तो फिर वैवाहिक जीवन खराब नहीं होगा। ठीक है, तो कुंडली मिलान करना नहीं तो राहु महाराज वैवाहिक जीवन को बिल्कुल खराब कर देंगे। राहु महाराज चूंकि लगन स्थान पर प्रभाव डालते हैं तो डायलेमा, दुविधा, कंफ्यूजन, भ्रम की स्थितियों को पैदा करेंगे। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगाएंगे, भटकाव की स्थिति को जरूर पैदा कर देंगे। इंसान भटकेगा, गलत संगति में आएगा। साथ ही साथ लाभ, बिजनेस किया तो उसमें बिल्कुल घाटा हो जाएगा, लाभ की स्थिति नहीं बनेगी। नौकरी करेंगे तो ही काम चलेगा, नौकरी में भी खुशी तो नहीं मिलेगी, लेकिन अब क्या करें, घसीटना पड़ेगा, बस वही वाली बात है। अपमान ज्यादा होगा समाज में, भागदौड़ बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, उसके बदले में उतना नहीं मिल पाएगा जितना व्यक्ति डिजर्व करता है या जितना व्यक्ति मेहनत करता है। कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज भी होते रहेंगे और खासतौर पर अपमान और डायलेमा, कंफ्यूजन, दुविधा, भागदौड़, ये स्थिति ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा शिकायत करता है जिसको राहु की दशा चल रही है और इन शत्रु राशियों के साथ में राहु बैठे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में भी उद्धार व्यक्ति का हो सकता है, भगवान चाहे तो। वो ऐसे हो सकता है कि मान के चले 1 नंबर के साथ राहु बैठे और 1 नंबर के मालिक मंगल जो है, जिस भी राशि के साथ में राहु बैठे हैं उस राशि के स्वामी भाग्य, लाभ या धन स्थान पर जाकर के पहुंच गए तो पति या पत्नी के आने के बाद भाग्योदय हो जाता है। तो भले राहु की दशा चल रही फिर भी, भले शत्रु राशि में बैठे राहु की दशा चल रही फिर भी व्यक्ति को बहुत अच्छे फल देखने को मिलते हैं। अब ये भगवान ऐसी योग बनाता ही नहीं बनाता कुंडली में, कुंडली ऐसी है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता, बहुत कम लोगों की होती है। लेकिन भगवान करे सबकी कुंडलियों में ऐसा हो जाए कि राहु चूंकि खराब फल तो अपने देंगे, लेकिन विवाह के पश्चात भाग्योदय, संतान के पश्चात भाग्योदय वाले यदि किसी की कुंडली में योग होते हैं तो व्यक्ति बहुत अच्छे फल ले लेता है। लेकिन ऐसे योग बहुत कम कुंडलियों में होते हैं, हर कुंडली में नहीं होते हैं। तो इस वजह से राहु महाराज यदि शत्रु राशि में बैठेंगे तो राहु महाराज अपने खराब ही फल देंगे। देखो मैं ना जितना हो सकता है उतना बताने की कोशिश करता हूं। कई लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं इतनी सारी बातों से कि ये क्या क्या चीजें, क्या क्या बातें कर रहे हो आप। मैंने तो भैया अभी कुछ बताया ही नहीं। मैं 100 बताना चाहता हूं, मैंने तो अभी आपको 5 ही बताया, 10 ही बताया, मैंने बताया ही नहीं आपको अभी, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ज्यादा ही मैं डाल दूंगा। जैसे हम भोजन कर रहे हैं, भोजन में ये भी ले लो, ये भी खा लो, 10 रोटी खा लो, इतना ये ले लो, वगैरह वगैरह, अपचन हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन बताना चाहता जरूर हूं और उस चक्कर में कुछ ना कुछ बहुत सारी बातें निकल जाती है। फिर भी जितना मैंने आपको समझाया है, क्या आपको समझ में आया, नहीं आया, क्या मुझे कुछ बातें बोलने में चेंज करना चाहिए, क्या पढ़ाने के तरीके में चेंज करना चाहिए, यदि आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे बता सकते हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल ये मैं आपके लिए कर रहा हूं भाई, मुझे तो ये चीज आती है ना, मैं अपने लिए तो नहीं पढ़ा रहा, मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं। तो आप जो है वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि क्या आपको चाहिए और उस आधार पर फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।